हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12th की जो हमारी सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका भी हमारा चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, यानी कि थर्ड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर डिस्कस किया था उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में, यानी कि जो क्राइसिस थे हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्डर में उसको। फिर हमने डिस्कस किया था जो हमारा 5th जनरल इलेक्शन था 1971। फिर हमने इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि उस टाइम पे 1971 से पहले अगर हम बात करें तो 1962, 1965, 1971 ऑलरेडी हमने 3 वॉर फेस कर रखा था। उसके बाद अगर 2 लीडर जो एक्सपीरियंस लीडर्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम पे जो हमारी कंडीशंस थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर कंट्री में इन्फ्लेशन रेट होने की बढ़ने की वजह से अलग अलग वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाती है तो लोगों के द्वारा हमारे देश में क्या है, अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट्स स्टार्ट किए जाते हैं, आंदोलन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बिहार और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। फिर नेक्सलाइट के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। फिर रेलवे स्ट्राइक इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि उसमें जितने भी जो एम्प्लॉयजर्स थे जो सर्विस दे रहे थे अपनी जो पेंशन्स के लिए क्या थे उनकी रोक दी गई थी। तो उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक देखने को मिला था 1974 में। फिर जुडिशरी और जो पार्लियामेंट्स हैं यानी कि गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। ये भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट में। किस तरीके से, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे डीपीएसपी को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में कटौती की गई थी, जैसे जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं निकल के आ रहा था। फिर अगर हम बात करें तो जो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इलेक्शंस की बात आई तो मोस्ट जो 3 जजेस थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बना करके किसी और चीफ जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इस वजह से क्या था कि पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में हमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला था। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, जो अदर प्रॉब्लम्स थे। अदर प्रॉब्लम्स में क्या, जो 1971 का जो इलेक्शंस हुआ था उसको क्या है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में से चैलेंज किया गया था, उसके अगेंस्ट में याचिका दायर की गई थी। तो इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो 1971 का इलेक्शन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक डिसीजन ना आ जाए तब तक इंदिरा गांधी संसद की मेंबर तो बनी रहेंगे, बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या मंत्री परिषद की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर बात करते हैं कि जो अपोजिशन थे उनके द्वारा इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड रखी गई कि भाई अब क्या करना होगा कि इंदिरा गांधी को अपने पोस्ट से रिजाइन देना होगा। तो इन सब के बाद क्या है, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया 1975 से लेकर के जो 1977 तक क्या था, हमारे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फिर हमने डिस्कस किया था ये इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 360 क्या कहता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था जब इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी तो राइट विंग और लेफ्ट विंग की क्या क्या ओपिनियन थी, यानी कि कुछ लीडर जो गवर्नमेंट जो अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट के साइड से थे वो इमरजेंसी के फेवर्स में बात कर रहे थे, जो अपोजिशन में तो इमरजेंसी का क्रिटिसाइज कर रहे थे। फेवर वाली ये कह रहे थे कि ये जो अलग अलग जगह पे जो आंदोलनें हो रही हैं जिसकी वजह से सरकार क्या नहीं कर पा रही है, अपने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पा रही है। और विपक्ष यानी कि जो लेफ्ट विंग के थे उनके द्वारा क्या ये कहा जा रहा था कि इमरजेंसी लगा करके लोगों का फंडामेंटल राइट का वोलेशन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम राइट टू प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 19 से हमें अधिकार मिलता है। तो जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कह रहे थे सारे प्रोटेस्ट पीसफुल है और सरकार प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन रही, तो क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट का वोलेशन है। तो इस बेस पे
कि इमरजेंसी है उसका क्रिटिसाइज भी किया गया था। कुछ पार्टीज फेवर में थी, अपोजिशंस उसके अपोज मतलब उसके अगेंस्ट में बात कर रही थी। फिर हमने डिस्कस किया था 6th जनरल इलेक्शंस के कमीशन के बारे में जो कि 1977 में हुआ था, जिसमें क्या है इमरजेंसी का प्रभाव इस तरीके था देश पे कि कांग्रेस लोकसभा में जीत करके नहीं आ पाती, यानी कि सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस 6th इलेक्शंस में अपनी सरकार नहीं बना पाती। तब सरकार बनती है जनता गवर्नमेंट की। फिर जनता गवर्नमेंट के द्वारा क्या काम किया गया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर बात करें कि जनता गवर्नमेंट जब जीत करके आई थी तो उनके द्वारा एक शाह कमीशन बनाया गया था। शाह कमीशन का काम ये था कि जो भी इमरजेंसी लगाया गया था वो चार्ज करना था, वो सही तरीके से इमरजेंसी लगा है या नहीं लगा है उसको देखना था। फिर उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि जो इमरजेंसी है वो सही तरीके से डिक्लेरेशन नहीं किया गया था, वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते टाइम किसी भी मिनिस्टर से नहीं पूछा गया था। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लासेस थे उसके लिए मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी कि भाई किस तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम रिजर्वेशंस दे करके उन्हें डेवलप कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट की पोजीशंस क्या थी, यानी कि सरकार की क्या स्थिति थी। आज हमारा लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट हैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने के लिए। एक है हमारा 7th जनरल इलेक्शन जो कि 1980 में हुआ था, और दूसरा था हमारा क्या सीख मिलती है हमें इमरजेंसी से, उसके बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये सारे जो भी लेक्चर्स हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो हमारा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का 2 डिस्कशन। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 1977 में जब हमारा जो 6th जनरल इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्या बनी थी, एक कोalitions की गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि सपोर्ट की गवर्नमेंट बनी थी। तो जिसके वजह से क्या है ये गवर्नमेंट लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाती है। तो उसके बाद क्या है 1980 में क्या होता है हमारे कंट्री में 7th जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए जो हमारी कंट्री में जो 7th जनरल इलेक्शंस हुआ था इसमें दोबारा से कांग्रेस ने अपनी जो डोमेन्स थी वो क्या कर ली थी, रीस्टोरेशंस कर ली थी, यानी कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उनका प्रभुत्व था वो स्थापित कर लिया गया था। तो 1980 में जो इलेक्शंस हुआ था उसमें कांग्रेस के द्वारा कितना 353 सीट्स जीत करके आई थी, और इस तरीके से कांग्रेस ने सेंट्रल लेवल पे क्या है अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। तो यानी कि ये देखिए कि जब 1977 के बाद जो इलेक्शंस हुआ था उसमें के बाद दोबारा से कांग्रेस ने अपना क्या कर लिया था, डोमेन्स एस्टेब्लिश किया था, और हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। इंदिरा गांधी हमारी देश की फिर से क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, और इस तरीके से कांग्रेस ने अपना डोमेन्स फिर से इस्टेब्लिश किया था 7th जनरल इलेक्शंस में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए 7th जनरल इलेक्शंस में, तो आप मेनली 4 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हो कि 1980 में देश में 7th जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था, और इस बार जनता पार्टी जो थी की सरकार बुरी तरीके से हार गई थी। फिर कांग्रेस को 353 सीट्स मिली, और साथ ही में कांग्रेस ने पहले जैसा डोमेन्स अपना फिर से इस्टेब्लिश किया था, और कांग्रेस ने सेंट्रल लेवल पे क्या था सरकार बनाई थी, और इस तरीके से इंदिरा गांधी हमारे देश की फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। यहाँ पे मैं आपसे एक फ्रेंड क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है कि इंदिरा गांधी हमारी कंट्री में कितने टाइम्स तक यानी कि कितने टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस 7th जनरल इलेक्शंस के लिए मेन बातें यही थी। अब देखते हैं हमें सीख क्या मिलती है इमरजेंसी से। देखिए अगर हम सबक की बात करते हैं हमें क्या सबक मिलता है, लेसन क्या सीखने को मिलता है इमरजेंसी से, तो देखिए जब हमारी कंट्री में 1975 से लेकर के जो 1977 तक जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन रहा था, यानी कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इसमें क्या था कि सरकार के द्वारा यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट
अपनी शक्तियों का क्या कर सकता था, जो पावर्स है गवर्नमेंट के पास उसका वो क्या कर सकता था, मिसयूज कर सकता था, गलत उपयोग कर सकता था। किए जाने के बाद भी क्या था, हमारे देश में डेमोक्रेसी बनी रही, डेमोक्रेसी क्या रही, बनी रही। तो इससे एक बात तो साफ हो गया कि हमारे देश से, भारत से डेमोक्रेसी हटा पाना आज के मतलब क्या है, काफी ज्यादा कठिन है, यानी कि लगभग ना के बराबर है, आप ये भी कह सकते हो लगभग ना के बराबर है। फिर अगर हम बात करते हैं इसी के दौरान, यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो हमारी जुडिशरी थी, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स थे, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और भी ज़्यादा क्या हो गया, सतर्क हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री की कोर्ट थी वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन और हमारे फंडामेंटल का गार्डियन किसे माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को माना जाता है। तो देखिए आपातकाल के दौरान जो न्यायपालिका थी वो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी। इस वजह से आपातकाल के बाद, यानी कि आफ्टर इमरजेंसी, जो हमारी कंट्री की जो कोर्ट्स थी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और भी ज़्यादा क्या हो गई, सीरियस हो गई और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। तो यहाँ पे न्यायपालिका को भी एक सीख मिली थी कि भाई ह्यूमन यानी कि फंडामेंटल राइट्स पहले है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस पहले है, तब जा करके कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद जो भी अदर है, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, सब बाद में, पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर बात करते हैं इमरजेंसी के दौरान लोगों से उनकी कई जो ज़रूरी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, तो जिससे लोगों को भी ये एहसास हुआ कि फंडामेंटल राइट्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, अधिकार को की रक्षा करने के लिए यानी कि अगर हम बात करते हैं क्या है, कई संगठन भी बनाए गए। फिर बात करते हैं, हमें याद है हमने डिस्कस भी किया था कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जिसमें बहुत से चेंजेस किए गए थे, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान में जो संशोधन करने का जो यानी कि देखिए जो भी अमेंडमेंट किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, उसके बाद हुआ था हमारे पास 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये रिव्यू करना था कि जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए उसमें जो सही है उसको जो मतलब करेक्शंस करने के लिए कह सकते हो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। तो उसमें क्या किया गया था, जो इमरजेंसी का जो प्रोविंस था, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान था उसमें जो इंटरनल डिस्टरबेंस था, तो इंटरनल डिस्टरबेंस को रिमूव करके आर्म रिवेलिएशन शब्द उसमें यूज किया गया। यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी अब डिक्लेयर अगर होता है तो वो किस नाम से होगा, आर्म रिवेलिएशंस के नाम से होगा, जो कि पहले क्या था, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम से जाना जाता था। तो इस शब्द को चेंज कर दिया गया। फिर बहुत से चेंजेस किए गए थे, जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो बदलाव करने थे, जैसे कि उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे 42nd में, उसको बढ़ा करके 11 फंडामेंटल ड्यूटी कर दिया गया। यानी कि ये समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस किए गए थे। तो जो भी इन करेक्शंस था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, उसको किसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ठीक किया गया था, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर देखिए, फिर बात करते हैं कि साथ ही साथ में जो इमरजेंसी लगाने के लिए क्या है, जो कैबिनेट में जो हमारे मंत्री परिषद है के द्वारा क्या है, अब प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना जरूरी कर दिया गया। यानी कि देश में जब भी अब अगर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा तो उससे पहले क्या होगा कि तभी लगाया जा सकता है जब मंत्री परिषद सरकार को आपातकाल लगाने के लिए क्या है, रिटर्न फॉर्म में दे। तो ये सारी सीख मिली थी किसमें, लेसन ऑफ इमरजेंसी में। अब एक बार दोनों को हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ये तो आपको इजीली याद हो गया होगा कि 7 जनरल इलेक्शंस में क्या क्या हुआ था। 1980 में 7वां इलेक्शंस हुआ था, इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी और कांग्रेस ने अपनी डोमेन्स फिर से स्टेब्लिश करी थी। लेसन्स की बात करते हैं तो आपातकाल लगाने को लेकर के क्या था, देखिए आपातकाल लागू किए जाने के बाद सरकार द्वारा अपनी जो भी शक्तियां हैं उसका जो मिसयूज किया गया था, उसके बाद भी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रही। तो इससे ये बात पता चल गया कि भारत से, हमारी कंट्री से डेमोक्रेसी हटा पाना आसान नहीं है। दूसरा,
आपातकाल लगाने के दौरान न्यायपालिका लोगों के अधिकारों को लेकर के और भी ज़्यादा क्या हो गई, सीरियस हो गई, क्योंकि वो आपातकाल के ड्यूरेशन में लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो आपातकाल के दौरान लोगों को उनके जो अधिकार हैं उसका एहसास हुआ कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। फोर्थ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस करके जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको रिमूव करके आर्म रिवॉल्यूशंस यानी कि जिसे हम हिंदी में सशस्त्र विद्रोह भी कहते हैं उसको जोड़ दिया गया। साथ ही साथ आपातकाल लगाने के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को लिखित रूप में देना क्या बना दिया गया, कंपलसरी बना दिया गया। तो ये कुछ लेसन्स थे इमरजेंसी से। तो फ्रेंड्स आज हमारा चैप्टर जो 6 है वो हो चुका है खत्म। अब जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा एम लक्ष्मीकांत का। एम लक्ष्मीकांत का हम कौन सा चैप्टर 29 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जिसे हम न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर 28 डिस्कस किया था, जो कि था जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, जिसमें कोर्ट जब अपने जजेस अपनी जजमेंट को रिव्यू करता है, या हम कहते हैं कि जो रिव्यू करने का जो पावर है वो कोर्ट को उसकी इंडिपेंडेंस बनाए रखने का भी काम करती है। कहीं ना कहीं जो रिव्यू करने का जो राइट है कोर्ट के पास, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये सारी चीज़ें हमने जुडिशियल रिव्यू में डिस्कस किया था। जब हमारा चैप्टर 28 हो जाएगा तब उससे के बाद हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे क्लास 12 का, तो जो कि होगा हमारा कौन सा, तब इसके बाद हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि ये होगा हमारा यानी कि राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, जिसे नाम बदल करके सोशल मूवमेंट्स भी कर दिया गया है। इस तरीके से चैप्टर 7 खत्म होने के बाद हम चैप्टर 8 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 9, बस अब 3 चैप्टर रह गए। इसके बाद हमारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे द ओशन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, आप वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। सारे बुक्स आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड यानी कि डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में स्टैंडर्ड और एनसीईआरटी दोनों बुक अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट वहाँ से जाकर के डायरेक्टली अपलोड यानी कि डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर। अगर वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो, वीडियो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ दे सकते हो।